मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर आपने इसके कंसेप्ट सीख लिए, अगर आपने इसकी ट्रिक सीख ली तो यकीन मानिएगा जेआरएफ बहुत ज्यादा नजदीक होगा। इनफैक्ट जेआरएफ बहुत ही ज्यादा आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन यहाँ पर ना, मतलब यहाँ पर ऐसी चीजें आती हैं पेपर में जो कि हमने 10th तक मैथ्स पढ़ा है। मैं आपको स्ट्रेट अवे बताता हूँ, जहां पर आपने 10th तक जो है ना मैथ्स पढ़ा है ना, वो आपके सामने पूछा जाता है ना। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ लेते, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पूछ लेते, अलजेब्रा नहीं पूछ लेते आपसे। अब डाटा इंटरप्रिटेशन के इस क्वेश्चन में आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, पहले अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी कि एग्जैक्टली है किसके बारे में, है ना, ये है किसके बारे में, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये सभी चीजें कैसे आएंगी, ये सभी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। यस, नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और यहां पर आपको जैसे कि पता है कि चल रहा है जेआरएफ योद्धा बैच, जहां पर हम आपको बैक टू बैक बहुत ही शानदार से सेशंस करा रहे हैं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा सेशन। ये सेशन है एक जनरल सेशन, जहां पर मैं आपको बताऊंगा दैट मैथमेटिकल रीजनिंग जो है कैसे आपका स्कोर जो है ऊपर लेकर जा सकता है, कैसे आपको रंक से राजा बना सकता है। तो यहां पर इस तरीके से जो है हम बात करेंगे और कैसे आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट यहां पर मिलेगा। तो इसकी सारी की सारी बातें होंगी। मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर आपने इसके कंसेप्ट सीख लिए, अगर आपने इसकी ट्रिक सीख ली तो यकीन मानिएगा जेआरएफ बहुत ज्यादा नजदीक होगा। इनफैक्ट जेआरएफ बहुत ही ज्यादा आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो यहां पर मैथमेटिकल रीजनिंग की खूबियों के बारे में और कहां कहां पर जो है हमारे एस्पिरेंट्स गलती किया करते हैं, तो उन सभी चीजों के बारे में यहां पर बात होगी। तो आप सेशन में एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहां पर इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा, और मैथमेटिकल रीजनिंग के यहां पर फायदों के बारे में बात होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप हर एक बच्चे का, हर एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट का सपना होता है कि उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। प्लस अगर जेआरएफ अगर वो कर पाएंगे तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, है ना। अब यहां पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर कैसे होता है ना, एग्जाम का पैटर्न क्या है। जो कि अभी तक पैटर्न है वो पैटर्न ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होगा कि पेपर 1 पेपर 2 होते हैं। 50 क्वेश्चन इंटू 2 100 मार्क्स पेपर 1 में, और वहीं पेपर 2 में 100 क्वेश्चन इंटू 2 200, टोटल हो गया 300 मार्क्स का पेपर, करेक्ट। अब पेपर 1 में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग देखने को मिलती है। डीआई को मैं यहां पर इंक्लूड करके बात बोलूंगा, क्योंकि डीआई भी मैथमेटिकल रीजनिंग का ही एक पार्ट है। विदाउट मैथमेटिकल रीजनिंग आप डीआई नहीं कर सकते। डीआई का मतलब, जो भी मेरे भोले एस्पिरेंट यहां पर बैठे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। 5 क्वेश्चन आते हैं डीआई के, वो तो पक्के ही हैं। सो 5 इंटू 2 10 मार्क्स तो है ही। बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग के भी 5-6 सवाल आते हैं। सो 20-22 नंबर तो यूं आते हैं, और वहां से जो है पूरी कहानी बदल सकती है। 22 नंबर इज लाइक ह्यूज, है ना। 50 में से अगर 100 में से 22 नंबर या 25 नंबर का पेपर यहां से आ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए एक मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। तो यहां पर बात करेंगे कुछ सेवरल वेज की, जहां से आप अपना मैथमेटिकल रीजनिंग को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना। चलिए एक एक करके यहां पर बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। यहां पर ना, मतलब यहां पर ऐसी चीजें आती हैं पेपर में जो कि हमने 10th तक मैथ्स पढ़ा है। मैं आपको स्ट्रेट अवे बताता हूं, जहां पर आपने 10th तक जो है ना मैथ्स पढ़ा है ना, वो आपके सामने पूछा जाता है ना। बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ लेते, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पूछ लेते, अलजेब्रा नहीं पूछ लेते आपसे। अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूंगा तो बहुत ही आराम से चीजें आपके सामने आती हैं, और वहां पे आप, अगर आपने बेसिक्स पकड़े हुए हैं ना चीजों के, तो आप उसको बहुत ही आराम से करके ले जाएंगे। तो यहां पर द जेआरएफ एग्जाम ऑफन इंक्लूड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन दैट टेस्ट कैंडिडेट्स न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज। स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल्स विल हेल्प यू टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एक्यूरेटली, है ना। अब यहां पर प्रॉब्लम आएगी जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है। वैसे तो 10th तक मैथ्स सबने पढ़ा होता है। ये जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का जो बच्चे कहते हैं कि हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 8वीं 10वीं तक सबने मैथ्स पढ़ा हुआ है ना। तो वहीं तक का ये पूछते हैं। तो यहां पर आपको बेसिक से सिखाया जाएगा, बेसिक्स आपके अगर स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात के ऊपर फोकस कीजिएगा, करेक्ट। बेसिक्स सबसे पहली बात है, मैथमेटिकल रीजनिंग आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकती है। उसके लिए आपके बेसिक, आपकी जो जड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, है ना। यहाँ पर ना केवल आपका जो है ना, सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना भी तो आना चाहिए। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, या वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए आपकी यहां पर मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी टू एनालाइज एंड लॉजिकली सॉल्व दी प्रॉब्लम, है ना।
मतलब क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं यहां पर डाटा इंटरप्रिटेशन की, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग इन्वॉल्व रहता है, करेक्ट। अब डाटा इंटरप्रिटेशन के इस क्वेश्चन में आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, पहले अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी कि एग्जैक्टली है किसके बारे में, है ना, ये है किसके बारे में, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये सभी चीजें कैसे आएंगी, ये सभी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। और प्रैक्टिस किस चीज की करनी है, ज्यादा से ज्यादा सवालों को करने के लिए, जहां पर आपका क्रूशियल रोल है आंसरिंग द क्वेश्चन इन वेरियस सेक्शंस। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहली चीज क्या है, बेसिक्स को स्ट्रांग कीजिए। दूसरी चीज क्या है, सवाल को एनालिटिकली एनालाइज कीजिए कि क्या ये हमसे पूछना चाह रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं करते हैं ना, वो पहले ही पीछे हट जाते हैं कि अरे मैथ्स का क्वेश्चन नहीं होगा, हट जाओ। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर वो दम होना चाहिए जिस तरीके से, जिस दम की वजह से आप एग्जाम को सॉल्व कर पाओ, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कैसे होंगे, अगेन जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, है ना, जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे प्लस आपकी प्रैक्टिस होगी जबरदस्त, इज इक्वल टू आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगे। आपको बात समझ में आ गई क्या बोला मैंने, जब आपके बेसिक्स मजबूत होंगे, आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है अपने आप डेवलप होते जाएंगे, आप घबराएंगे नहीं। और ये सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, ये सारी की सारी आपको चीजें मिलेंगी PWUGC नेट में, है ना, PWUGC नेट के यूट्यूब प्लस पेड बैच में, है ना। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ आगे बढ़ना है, और ऐसे ही हम आपको बैक टू बैक कंटेंट देते रहेंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड और एक्यूरेसी ये कैसे मेंटेन होगी, ये बार बार सवालों को करने से हर एक पॉइंट जो है ना एक ही जगह पर आकर रुक जाता है। आप अपने बेसिक स्ट्रांग कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। यहां पर हमेशा एक बात का डर रहता है कि ना बच्चे जो है ना ईगो पे बात ले लेते हैं। ईगो पे बात कैसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि वो सोचते हैं कि अब ये क्वेश्चन हो कैसे नहीं रहा हमसे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर फिर भी आपके सामने सवाल ऐसा कोई आ जाता है जो पेपर में आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ जाना है, फिर दोबारा लौट के आना है उस सवाल पे, तब वो सॉल्व होगा, जरूर होगा, अगर आपकी प्रैक्टिस जेन्युइन है तो यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं है अगर आपको 10 सवाल या 15 सवाल दिए गए मैथ्स और रीजनिंग के, तो आपको 15 के 15 नहीं बनेंगे, 12 तो बनेंगे ही बनेंगे, है ना, 12 तो बनेंगे ही बनेंगे। सो फोकस ऑन दैट 12 सवाल रादर देन वो 3 सवाल, क्योंकि उस 12 सवाल में इतनी स्पीड और एक्यूरेसी कर लो कि वो 3 सवाल को करने का टाइम और बच जाए, है ना। सो फोकस कीजिएगा इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन, हर चीज का ना एक दूसरे से कनेक्शन है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं टाइम एंड वर्क की, अगर मैं बात करता हूं एवरेज की, अगर मैं बात करता हूं रेशियो की, है ना, तो यहां पर सारी की सारी चीजें आपसे मिला जुलाकर एक DI का सवाल बनता है, करेक्ट, यहां पर एक DI का सवाल बनता है। तो ये सारी की सारी आपको बात ध्यान रखनी है कि हर चीज का एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर आप सोचें कि बिना टाइम एंड वर्क किए आप पाइप्स एंड सिस्टम सीख जाएंगे, गलत। बिना परसेंटेज किए आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख जाएंगे, गलत। बिना सिंपल इंटरेस्ट किए आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीख जाएंगे, बिल्कुल गलत। तो यहां पर आपको हर एक चीज का आपस में इंटरलिंक्ड है, और ये इंटरलिंक्ड इस तरीके से है कि आपको आगे काम आएगा, है ना। एक दूसरे का लिंकेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। और ये सारी चीजें मिलके कहां पर आएंगी, डाटा इंटरप्रिटेशन में, जहां पर 5 सवाल तो आते ही आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक दूसरे का कनेक्शन बनाने की यहां पर कोशिश रहनी चाहिए। प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस्ड टॉपिक्स, है ना, एडवांस टॉपिक्स, जैसे कि अब काफी बार कभी कभी आपसे कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, जैसे कि आपसे नंबर सिस्टम पूछ लिया जाता है ना। नंबर सिस्टम एक एडवांस टॉपिक का एक चीज है। कभी कभी आपको टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना, मोर एडवांस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं वो। लेकिन आपको वो पता है, मेरा इसमें ना मानना थोड़ा सा दूसरा है। आपको अगर तैयारी आपकी परफेक्ट है, फुल प्रूफ है, तो कोई हाई या लो लेवल नहीं होता, है ना, सिर्फ वो लेवल होता है। एक क्वेश्चन आया है, आपकी तैयारी बहुत तगड़ी है, आप निकाल सकते हो, है ना। तो अगेन ज्यादा से ज्यादा बेसिक्स, कंसेप्चुअल नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। फोकस ऑन दी कंसेप्चुअल नॉलेज, इस पे फोकस नहीं होना चाहिए कि क्या स्ट्रांग है, क्या डिफिकल्ट है, क्या इजी है, नहीं। अगर आपके कंसेप्ट कंक्रीट है, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो सवाल आप आराम से निकाल के ले जाओगे। तो इस बात पे फोकस रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब यहां पर बात क्या है, अगर
अगर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, अगर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को यहाँ पर निकालना है, अगर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे नंबर से पास होना है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि बिना मैथ्स और रीजनिंग और डीआई के आपका एग्जाम, आपका जेआरएफ इम्पॉसिबल है, आपका जेआरएफ इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको हमेशा ये सलाह दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा फोकस पेपर 1 पे तो कीजिए, पेपर 2 पे भी कीजिए, लेकिन पेपर 1 के इन सवालों को छोड़ के मत जाइएगा अगर आपका सपना जेआरएफ का है, क्योंकि वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा अगर आपने इसके ऊपर मेहनत नहीं करी तो। करेक्ट। सो आपको PWUGC नेट आपकी पूरी मदद करने वाला है इस एग्जाम को क्रैक करने में। यहां पर हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, है ना, यहां पर हम आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे, यहां पर हम आपके जो है कंसेप्चुअल डाउट को क्लियर करेंगे, यहां पर हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल बताएंगे, मतलब वो सब कुछ बताएंगे जो कि आपके एग्जाम को क्रैक कराने में आपकी बहुत मदद करेगा। जिस भी तरीके का डाउट होगा रिलेटेड टू मैथ्स, रीजनिंग एंड डीआई, आई एम हेयर टू सॉल्व योर डाउट, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कंसेप्चुअल नॉलेज, है ना, उसके बाद अपने जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगे, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन होगी, मतलब हर एक जगह पर आप पास होंगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट गाइज, अपना ध्यान रखें और जीवन में आप जो भी कर रहे हैं खुशी से करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेहनत ही आपको जीवन में सक्सेस दिलाएगी। थैंक यू सो मच।